हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफी दिनों से उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कमेंट बॉक्स नेशनल एल्यूमिनियम यानी नालको के नाम से भरा हुआ था। तो आज इसका नंबर लगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अपने एडवाइजर के साथ आपको कंसल्ट करना नहीं बोलना, एडवाइजर नहीं है तो अपनी लर्निंग से आप काम लीजिए। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा कि मेरे कहने पे पैसे लगा दो, कभी ऐसा आपको नहीं करना है और ऐसा करना भी बेवकूफ़ी होती है। तो इसकी लर्निंग और इन्फॉर्मेशन को आपको अपने काम में लेना है और उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना होगा। बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की, चार्ट भी देखेंगे और इसका साथ में हम लोग फंडामेंटल डाटा भी एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए स्टॉक ने एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट अभी रिसेंट में किया है। ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस 2008-9 का था, 2008-9 का ये वाला मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद का एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो 16 साल बाद अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट करने आता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चीज मिल सकती है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि ऑलरेडी जो रन में चल रहा है क्या उसमें यहां पे एंट्री करी जा सकती है, या फिर जिसके पास है तो वो क्या करे, होल्ड करे या क्या करे। सारी चीज हमें चार्ट पे समझनी होगी, हिस्टोरिकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए। तो वो चीजें हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल क्या बोलते हैं ताकि हम आगे का डिस्कशन कर पाए। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं आज एक और प्लेटफॉर्म की जहां पे आप अपनी चार्ट की लर्निंग को बढ़ा सकते हैं और चार्ट स्कैनर का काम भी वो कर सकता है। उसका नाम है स्टॉक एज, जहां पे आप डिफरेंट टाइप के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अपने पोर्टफोलियो को यहां पे वीकली ब्रेकआउट देख सकते हैं, हाई डिलीवरी परसेंटेज, कैंडलस्टिक स्कैन कर सकते हैं, राकेश जुनून वाला स्टॉक्स देख सकते हैं और भी बहुत कुछ चीजें हैं। इनसे रिक्वेस्ट करके हम एक प्लान आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे स्क्रीन खुलते ही आपको व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना है और व्यू प्लान पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने खुलेगी, जहां पर आपको 1499 पर मंथ का बेनिफिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं स्टॉक एज के साथ मिलकर। और आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है नई स्क्रीन पे। नई स्क्रीन पे आप यहां पे हमारा कोड डालेंगे शुभ 100 और डायरेक्ट यहां पे आपका पेएबल अमाउंट 0 हो जाएगा अप्लाई करते ही। ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। यहां पर आपको मेरा कोड डालना है शुभ 100, SHUBH 100। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको एक कोड डालना है। ये 1 मंथ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा उसके लिए आइए चलते हैं अनदर स्क्रीन पे। यहां पर आपको दिखेगा इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, माय स्टॉक है, ये सारी चीज। इक्विटीज पे क्लिक करके आप यहां पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को देख सकते हो, स्कैन कर सकते हो, चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो। आपकी मेहनत काफी कम हो जाती है। लाइक चार्ट पैटर्न्स को अगर आप देखना चाहते हो यहां पे मिलेंगे आपको। किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न को आप फॉलो करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनमें से बहुत सारे चार्ट पैटर्न है जिनको मैं फॉलो करता हूं, बहुत से जिनको नहीं करता, जो मेरे सेटअप में काम करते हैं, कई मेरे सेटअप में नहीं करते, लेकिन ये स्कैन करके बता देता है कि कौन से ठीक है कौन से नहीं। जैसे मुझे अभी देखना है कि मल्टीपल टॉप वगैरह या बॉटम कहां बन रहे हैं, तो उसको मैं यहां से एनालाइज कर सकता हूं। यहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स आ रहे हैं कि इतने स्टॉक्स जो है वो इस टाइप का फॉर्मेशन बना रहे हैं। जैसे डबल बॉटम है, कितने कितने स्टॉक्स पे बन रहा है, लेकिन डबल बॉटम में मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है वो अलग मायने रखता है। तो यहां से मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि इन कंपनीज को मुझे देखना है या नहीं देखना। तो इसके लिए आपको स्टॉक एज का प्रो प्लान मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से दिया जा रहा है, SHUBH 100। ये कोड आपको डालना है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो ये चल रहा है हमारे सामने कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी क्या करती है, 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मैन्युफैक्चर और सेल करती है एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम को। यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू आपको इसका मिलेगा। कंपनी एक नवरत्न कंपनी है जो कि किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन इंडिया यहाँ पर ये काम कर रही है। अब इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि ये कंपनी में तेजी क्यों है। एक्चुअली इन्होंने काबिल बनाया है, नेशनल एल्यूमिनियम ने और इन कंपनीज ने मिलकर काबिल नाम से एक कंपनी जो है उसके अंदर साथ काम करना शुरू किया है और वो लिथियम का काम जो है वो देख रही है। तो उसकी वजह से एक बज क्रिएट है क्योंकि लिथियम का यूज होगा ईवी में और वो सारी चीज जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा नेशनल एल्यूमिनियम को। तो इसलिए यहां पे बज भी क्रिएट है, प्लस नेशनल एल्यूमिनियम के चलने का खुद का भी बहुत रीजन है। आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, एल्यूमिनियम और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोडक्ट प्रोफाइल है। यहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन है। अब देखिए इसकी डिटेल एनालिसिस में आप कितना ही घुस जाइए उसमें आपको कभी भी वो चीज नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। या तो आपको फिर अपने बहुत से घंटे या बहुत से सालों की मेहनत लगानी होगी, तब जाके आप इसको समझेंगे। जैसे एक सीमेंट कंपनी है, वो कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो अलग चीज से देखा जाएगा। और कई कंपनी है जो मानो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो रिसाइकल के बिजनेस में है, तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। ऐसे हर एक चीज को आपको समझना होगा, तो बहुत साल आपको एक्सपीरियंस लगता है। बेटर है आप एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए और उसके बाद चार्ट की हेल्प लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। आगे बात करते हैं।
यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो उसको समझ लीजिए, एल्यूमिनियम सेगमेंट से कंपनी 65% पैसा कमाती है और केमिकल सेगमेंट जो कि एल्यूमिना है वहां से 34% की रेवेन्यू लाती है। यहाँ पर लोकेशन वाइज ब्रेकअप, इंडिया से 70% कारोबार होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30% का कारोबार होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप 65% एल्यूमिनियम से आता है और लगभग 35% केमिकल सेगमेंट से आता है। अब बात करते हैं बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा की। एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें देखनी होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए जो कंपनियां यूटिलाइजेशन पूरा नहीं कर पा रही अपनी कैपेसिटी का, उनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लस जो कैपेक्स करती है उनमें भी बहुत सी चीजें देखी जाती है। इतनी डेप्थ एनालिसिस एक रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई है। आगे बात करते हैं, मार्केट कैप 30,000 करोड़ के लगभग की है, अभी करंट प्राइस करीब 168 के आसपास चल रहा है। स्टॉक का पी 21 का है, बुक वैल्यू 73 की है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर आरओसी आरओई ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। और लुकिंग एट दिस पी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी नहीं कह सकते। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फेस वैल्यू ठीक ठाक है, डिविडेंड यील्ड अच्छा नहीं है, नॉर्मल कह सकते हैं। किसी टाइम पे डिविडेंड यील्ड जब नालको 30 रुपए पे ट्रेड करता था तब ये डिविडेंड यील्ड बहुत गजब का होता था, क्योंकि कंपनी 5-6 रुपए का तो डिविडेंड ही दे रही थी उस समय जब ये 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। उस समय ये बेस्ट मौका था, लेकिन उस समय नहीं लिया गया बहुत से लोगों से। डेट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं, बहुत अच्छी बात है। ईपीएस 8 रुपए का है, बहुत अच्छा ईपीएस कहा जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेस्ड है, प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है थोड़ी सी, जो हमें देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा है, पीजी रेशियो ठीक ठाक, और यहां पे मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक कह सकते हैं। इंडस्ट्री की पी को देखा जाए तो वो 26 के आसपास है, तो हम ओवर वैल्यूड आज की डेट में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें देखनी होगी। लाइक दिस वन, अगर हम इसकी बात करें, हिस्टोरिकल पी है पिछले 5 साल की, तो वो सिर्फ 12 या 13 की है, और आज आप 20 की पी पे हो, तो इसको देख के आपको लग सकता है ओवर वैल्यूड है। बट उसमें बज किस चीज का क्रिएट है, सेंटिमेंट क्या है, वो भी देखने होंगे। जैसे अभी लिथियम का सेंटिमेंट जो है वो चल रहा है, ये हमें समझना होगा। यहां पे बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो अगर हम क्वार्टर रिजल्ट को ध्यान से देखें, आप दिसंबर 21 से शुरू करिए, इसकी सेल्स देखिए और इसका प्रॉफिट देखिए। यहाँ पे ईपीएस देखिए, दिसंबर 22 पे आइए, सेल्स देखिए और इसका प्रॉफिट देखिए और ईपीएस देखिए, ये आपको दिख रहा होगा क्या हुआ है। अब इसके पीछे का कारण 32% का था मार्जिन, यहाँ पे सिर्फ 14% रहा, तो वो हिट होता है वहां पे। आगे चलिए, दिसंबर 23 का देखिए, सेल्स देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर इन चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कंपनी स्टेबल टाइप से अपना काम कर रही है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ फिलहाल यहां पे नहीं दिख रही लुकिंग एट द करंट सिनेरियो। लेकिन लिथियम का जो यहां पे क्रेज चल रहा है और नेशनल एल्यूमिनियम का जिस टाइप से चार्ट पे पैटर्न्स है, यहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है जो आपको और मुझे नहीं पता। लुकिंग एट द नंबर्स, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह कि आपने मार्जिन अच्छे मेंटेन किए हैं, अच्छी बात यह कि आप प्रॉफिटेबल हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्रॉफिट तो आपके पहले भी आ रहे थे, अगर आप पीछे जाके देखेंगे ये प्रॉफिट पहले भी आ रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले की अंडर वैल्यूएशन थी उसकी रियल वैल्यूएशन मिल रही है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज जिस टाइप से चार्ट की फॉर्मेशंस है, जिस टाइप के ब्रेकआउट है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, आने वाले 2-5 साल में एक अच्छी तेजी बनने के संकेत भी हो सकते हैं, वो हम चार्ट पे बात करेंगे। अगर हम इसको ईयरली पीएनएल पे देखें तो आपको पता चलना चाहिए, यहां पर ईयरली पीएनएल पे कंपनी की सेल्स देखिए किस टाइप से रही है। ये कंपनी की सेल्स का डाटा है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आती लुकिंग एट दिस फिगर, और पिछले 3 साल से तो आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ी फिगर नजर नहीं आ रही है। अगर यहां पे बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन भी आपको पिछले 3 साल के दिख रहे होंगे, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपको अपना जजमेंट बनाना है। अगर 3 साल के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी आपको दिख रहे होंगे, ये प्रॉफिट्स है। ईपीएस की बात करें तो वो भी आपको दिखने चाहिए। तो ये सारी चीज आपको समझनी होगी कि लुकिंग एट द डाटा, और जो वाकई में अर्निंग्स है वो अर्निंग्स कितनी है, क्या वो अर्निंग्स ऐसी है कि कोई बहुत बड़े चेंज हो गए, यहां पे तो फिलहाल नहीं दिखता। तो क्या सेंटिमेंटल चेंज है, बिल्कुल सेंटिमेंटल चेंज हो सकता है, तो उसको हमें समझना चाहिए और उसी हिसाब से रिएक्ट भी करना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम कोई खराब कंपनी नहीं है, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी हमें समझना होगा, स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, उसके हिसाब से वर्क करना होगा। आगे बात करते हैं, यहां पे इसकी ग्रोथ देख लीजिए, पिछले 5-10 सालों ग्रोथ देखेंगे कुछ खास नहीं है, लेकिन 3 साल की ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है, 3 साल के प्रॉफिट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, पिछले 3 साल में काफी परिवर्तन आए हैं और ये हमें समझना होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर की। तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर में गजब रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 10 साल का रिटर्न देखिए सिर्फ 17% क्यों आ रहा है, क्योंकि पिछले 16 साल से स्टॉक चला ही नहीं था, अब जाके वो चला है। 16 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। यहां पर अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी को, तो वो 15% के आसपास एवरेज जो है वो इंटेक्ट है, 14 से 15% के बीच रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहां देखिए प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट के पास 51% है। एफआईआईज ने रिसेंट में अपना माल बेचा है, अगर आप ध्यान से देखना चाहें, एफआईआईज ने कुछ माल यहां पे बेचा है, लेकिन वो माल
गया है DIIs के पास, तो इतनी बड़ी रिस्क वाली बात नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो देखिए पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग थी, जो कि कम होते होते सिर्फ 18% की रह गई है। और यहां पर आप देखिए माल किसने लिया, DIIs ने, सिर्फ 9% की होल्डिंग को उन्होंने डबल कर लिया है। और DIIs अभी भी माल लिए जा रहे हैं। क्या इनके पास कुछ ऐसी चीज है, ऐसी नॉलेज है, या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, शायद वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से हो सकती है, लिथियम से हो सकती है, या एल्यूमिनियम की डिमांड या एल्यूमिना की डिमांड से रिलेटेड हो सकती है, जो आप और मैं एक्सेस नहीं कर सकते। हमारी एनालिसिस इस बेसिस पे होनी चाहिए कि एक रिटेलर क्या सोच के हम काम कर सकते हैं, जो कितना हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हम कंपनी के इनडेप्थ एनालिसिस में उतरना चाहें तो उसके लिए फिर एक कंपनी में हमें 50-50, 100-100 दिन भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। और ये रियलिटी है, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। यहां पर अगर हम देखना चाहें इस कंपनी के चार्ट को, तो हम चार्ट पे चलेंगे, क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चल रहा है नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट। स्टार्टिंग से देखिए, ये जब से लिस्ट हुआ उसके बाद एक शानदार बुल मार्केट में रहा, देन PSUs का एक बैड टाइम आया और 2008 के बाद PSUs चले ही नहीं, उनके भाव तो अब आ रहे हैं। और उसके बाद स्टॉक 83% तक करेक्ट होता है, कोविड से पहले वापस एक जंप आती है, फिर करेक्ट होता है, यहीं पे बॉटम बना के स्टॉक ऊपर जाता है, फिर यहां से अगेन करेक्शन आता है 50% के लगभग का, और अब यहां से फिर से एक शानदार राइज आ चुका है। अभी 160-165 के आसपास स्टॉक चल रहा है। आज की डेट में क्या हो सकता है वो हमें समझना होगा। लुकिंग एट दीज डाटास, इनको हम टाटा कर देते हैं एक बार, इन डाटास को हटाते हैं और एक बार इस पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है। भले ही आप कितने फंडामेंटल देख लीजिए, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेट गेम प्राइस पे आके ही अटकेगा। फंडामेंटली आप तभी उस स्टॉक को स्टिक कर सकते हैं जब आप उस कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब कंपनी में क्या हो रहा है। जो कहते हैं टेक्निकल जुआ है, मैं कहता हूं फंडामेंटल भी फिर जुआ ही है। आपको क्या पता कंपनी का CEO क्या सोच रहा है, आपको क्या पता वो कोई घपला कर रहा है, आपको क्या पता कंपनी के सेल्स पर्सन क्या कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर आप भी नहीं जा सकते। तो हर एक चीज, एक प्रेडिक्शन जो होती है वो एनालिसिस इस बेसिस पे होती है कि बेस्ट अवेलेबल डाटास क्या है। उन डाटास को कोई चार्ट पे देखता है, कोई फंडामेंटली देखता है। मैं कहता हूं कंबाइन करके देख लो कौन से पैसे लग रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर एक जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और ये टाइम पास के लिए नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, वहां से 50% करेक्शन करने के बाद जो है ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है इस टाइप के ब्रेकआउट में। अब आज की डेट में स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट पे सपोर्ट जो नजर आता है वो ₹130 के आसपास है। ये 130 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि मंथली चार्ट पे हमें फिलहाल नजर आ रहा है, और शानदार एक तेजी बनी हुई है। यानी एक चीज हमें पता चलती है कि जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था जब मैंने NHPC का वीडियो बनाया था, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, समझना इसको कि इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है। मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं वो हमें नहीं पता, हम लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप टिप्स चाहते हैं तो इस चैनल पे वो नहीं मिल सकती। यहां समझिए, ये स्टॉक जब भी इस टाइप के ब्रेकआउट्स करके निकलते हैं इतने सालों के बाद, यानी 16 साल बाद जो ये निकला है, तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉक बड़े वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि 2-5 साल के लिए स्टॉक में बैठते हैं, 2 से 5 साल तो मिनिमम आप मान के चलो, मिनिमम व्यू रहता है उनका। रिटर्न भले ही 2 साल में आ जाए, वो 5 साल का व्यू लेके चलते हैं हाथ में कि 5 साल भी लगे तो हम बैठेंगे। वो क्या करते हैं, वो इस टाइप के स्टॉक को बाय ऑन डिप की कैटेगरी में डाल देते हैं कि बाय ऑन डिप, जैसे ही नीचे मिलेगा वो उठाते हैं। रीजन क्या है मैंने आपको बताया भी था, कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता, फिर वो करेक्शन करता है, इस टाइप से टाइम पास करता है, फिर ऊपर आता है। तो यहां पर जो एक्यूमुलेट करते हैं या बाय ऑन डिप करते हैं, वो इस 2-4 साल की जर्नी में, 2 से 4 साल की जो जर्नी होती है उसमें वो 100%, कोई 200% इस टाइप के रिटर्न जो वो निकाल के जाते हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये 2-5 साल में इस टाइप के रिटर्न मिलते हैं, मिनिमम मिलते हैं, मिलने को ज्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन वो कभी भी भागते हुए स्टॉक में पूरी कैपिटल एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए। अगेन रिमाइंड करा दूं, वहां पे समझ लीजिए कोई स्टॉक इस टाइप से था, उसने फिर एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहां पे करके वो निकला है, तो उसमें ब्रेकआउट होने के बाद आपको अगर मूव आ चुका, जैसे कि इसमें ऑलरेडी यहां पे 20-30-40% का मूव आ चुका है, तब आपको एंट्री नहीं करनी होती है। हमेशा एंट्री तब करनी होती है जब वहां पे कोई डिप आए या फिर आपको कंसोलिडेशन का फेज दिखे, भले वो डिप कितनी नीचे आ जाए। इन्वेस्टर्स के लिए, नॉट फॉर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क समझ लेना। जो 2-5 साल बैठते हैं उनके लिए वो इस टाइप का काम का होता है, 2-5 साल के लिए उनके लिए वो काम का होता है। इसके लिए आप NHPC वाला मेरा वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बहुत से एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं कि इस टाइप के चार्ट होते हैं तो क्या होता है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आज की डेट में वीकली चार्ट की, कि वीकली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है, ताकि देखिए हमें क्लियर पिक्चर जो वो समझ पाए। दिस इज द वीकली चार्ट। यहाँ पे इस वीकली चार्ट को देखिए, चलिए इसको पहले हल्का सा यहाँ समझिए। जो रिसेंट का भी ब्रेकआउट था उसमें देखिए स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, काफी टाइम लिया, वापस यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, यानी बुल और बैर की लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद स्टॉक निकला है। अब यही लेवल क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। क्या हो गया, यही लेवल हो गया, एक सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये हमें समझना होगा। रिसेंट का वीकली चार्ट देखो, ये वाला जो वीकली चार्ट है इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है बुल बेयर दोनों की हंटिंग, बुल बेयर हंटिंग हुई है यहाँ पे।
बुल को भी मारा गया है और बेयर्स को भी मारा गया है, बुल बेयर की हंटिंग हुई है। यानी नीचे आया जैसे ही स्टॉक तो यहाँ पे बुल्स जो है वो कट गए होंगे और ऊपर में बेयर्स को भी इसने काट दिया है। और जब ऐसे स्टॉक जब F&O में ट्रेड होते हैं तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, तो ये सिचुएशंस उनके लिए है। मार्केट कभी भी कैश मार्केट में काम करने वालों को नुकसान नहीं देता, कैश में नुकसान नहीं होगा बड़ा, आपको नुकसान होगा F&O में, ये आपको बड़ा नुकसान होगा। कैश में आपको तभी नुकसान हो सकता है जब आप बड़ी क्वांटिटी लेके इंट्राडे कर लो, MIS कर लिया, ये कर लिया, तब आपको हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट भी एनालाइज करना चाहेंगे इसका। लुक एट दिस इज द डेली चार्ट और यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। रीसेंट में स्टॉक जो है इसको राइड करके इसका सपोर्ट लेके देखिए, यहाँ से ऊपर निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। तो इस पूरी मार्केट में ये जो स्टॉक इस टाइप से निकला है, यहाँ पे ये कई लोग ट्रेलिंग के लिए काम ले रहे होंगे, तो हमें ये समझना होगा कि अभी फिलहाल जो इसकी दूरी है वो काफी ज्यादा है। तो स्टॉक के लिए एक सॉल्यूशन वही बैठता है जो मैंने IRFC RVNL के वीडियो में बताया था। तब हालांकि किसी ने नहीं माना था, तब तो गालियां पड़ती है हमें, ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ी गिर जाएगा, गिर गए ना 40-40% अपने हाई से, वहां पे मौका मिला था ना, 40-40%, 30-30% गिरेंगे, उसके बाद मौका होगा, वीडियो में बताया था। अब जिसने देखा है वो समझेगा, जिसने नहीं देखा वो क्या समझेगा। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन हो सकती है, साइडवेज टू नेगेटिव मूव, ये आता है तब आपको देखना चाहिए, ये आपके लिए देखने लायक होगा। क्या अभी नेगेटिव हो गया है चार्ट? नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी पॉजिटिव है चार्ट, लेकिन साइडवेज टू जब नेगेटिव हो जाएगा तब फ्रेश एंट्री करने वालों के लिए देखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस होता है तो फिर इसके चांस हाई हो जाते हैं। होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, इसके चांस हाई हो जाते हैं। और ये बात उसके ही समझ आएगी जो हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली पीछे से देखता आ रहा है। अगर आप नए देख रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, इसलिए पिछले वाले वीडियोस देखते रहिए, और नए हैं तो आगे से कंटिन्यू करिए देखना, आपको पता चलेगा हम कैसी बात कर रहे हैं, किस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये क्लियर होगा आपको। वापस चलते हैं वीकली चार्ट पे, बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जा सकता है, वो भी हमें समझना है। तो यहां पर मैं पहले इसको कर देता हूं जूम आउट, यहां पे हमने इसको कंप्लीटली टोटल जूम आउट करके इसकी सिचुएशंस को समझते हैं आज की डेट में क्या हो सकता है। तो दिस इज जूम आउट। अब इसमें शॉर्ट टर्म का सपोर्ट तो हमने देख लिया, ये वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला सपोर्ट है, हालांकि इसका क्या यूज है क्या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं आज की डेट में क्या किया जाए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, चलिए बात कर लेते हैं। ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मेरा पैसा यहाँ पे ऑलरेडी लगा होता नीचे से कहीं से भी क्या भी, तो मेरे लिए आज की डेट में मानो नीचे से ले रखा है तब तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करता, मैं तो अपनी कॉस्ट निकालता। मेरे लिए स्टॉक डबल होते ही कॉस्ट निकाल लेना बेटर है। 50 to 100% अपसाइड आते अपने को तो कॉस्ट चाहिए, तो हम तो वो काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते, पार्ट प्रॉफिट बुक करते, पार्ट प्रॉफिट तो जरूर बुक करते, ये तो कंपल्सरी है, ये तो डेफिनेटली मैं करता। रिमेनिंग के लिए मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है मेरे लिए बता रहा हूं 130 हो जाता। फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल ये होता अगर मेरे पास इन्वेस्टेड होता। तो आपके लिए आप अपने एडवाइस से बात करिए, और मेरा ट्रेलिंग एसएल जान के अगर इस पे रिसर्च करना चाहते हैं तो चार्ट खोल के रिसर्च भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये मेरे लिए होता ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड हूं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं होते और हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं उसको भी हमें समझना होगा। अब उसके लिए मैं मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं ताकि इजीली दिख जाए आपको। ये जो चार्ट फॉर्मेशन है कंप्लीटली आपके समझ आनी चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट मुझे करना है आज की डेट में, तो मैं क्या करूंगा। मेरे लिए क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी इस प्राइस पे मैं करूंगा? मेरा आंसर है नो। मैं कब करूंगा? जब पॉज लगेगा या फिर गिरेगा, पॉज या फिर नेगेटिव साइड जो होगा तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी रिसेंट में मौका मिला भी था तो कुछ अमाउंट डाला जा सकता था, एक बार में नहीं। पॉज या नेगेटिव होगा तो पार्ट्स में एक्यूमुलेट करने वाले देख सकते हैं, पार्ट्स में एक्यूमुलेट वाले, और उनका व्यू कितना होना चाहिए? उनका व्यू 2 से 5 साल है तो ही उनको देखना चाहिए, वरना उनको नहीं देखना चाहिए। फिर वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर है, उन्हें इस बात को समझना होगा। पार्ट्स में एक्यूमुलेट वाले। अब उसके लिए क्या कंडीशन है कि क्या आप अपनी परचेज प्राइस से 40 से 50% का करेक्शन देखने को तैयार है, क्योंकि मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकता है। अभी आपको ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई भी न्यूज लगेगी ना कभी भी आ जाएंगे। अभी 30-40% नीचे आ गए थे स्टॉक्स, देखा नहीं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो अब वो इन्वेस्टर वही है जो 40-50% नीचे देख ले अपने प्राइस से और लेने को रेडी रहे, वो इन्वेस्टर होता है। तो फिलहाल इस टाइप के फॉर्मेशंस कुछ भी यहाँ पे नहीं है कि मैं यहाँ पे एक बार में पूरा पैसा डालूं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? द आंसर इज थी। स्विंग ट्रेड थी जब ये 140 के पास आया था तब बन रही थी, अभी 140 के ऊपर निकल चुका। तो राइट नाउ स्विंग ट्रेड अभी फिलहाल नहीं है, आगे जाके कोई सेटअप बनेगा तो हो सकता है। लेकिन यहां पर बेस्ट चीज क्या है उसको डिस्कस करना जरूरी है। यहां पे बेस्ट चीज ये है जो मैं आपको रिमाइंड कराता हूं अगेन, यहां पे देखिए कि जब भी कोई स्टॉक इतने लंबे टाइम का ब्रेकआउट करके निकलता है, अगेन रिमाइंडिंग, तो वो स्टॉक में एक तेजी बनने के बाद जब भी मंदी बनती है या वो करेक्ट करता है या पोज लेता है, तो वहां पर बड़े प्लेयर्स उसको बाय ऑन डिप की कैटेगरी में रखते हैं, यानी उसको बाय ऑन डिप की कैटेगरी में ही रखा जाता है। 10 में से 9 बार तो ऐसा ही हुआ आज तक, एक बार में पता नहीं क्या हो जाए, हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम वो एक बार वाला शेयर हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा।
इसके लिए वैल्यू हो सकती है कि ये स्टॉक शायद यहां से डबल भी हो जाए, ये वैल्यू हो सकती है। बट बेस्ट एंट्री का टाइम होता है जब करेक्शन आ जाए या फिर स्टॉक में कोई डिप आने लगे, साइडवेज हो जाए, तब इसको देखा जाता है पार्ट्स में। ऐसा नहीं एक बार में पूरा पैसा डाला। और अगर आपका नजरिया 6 महीने 1 साल है तो अभी फिलहाल वो बेस्ट टाइम वाला सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चल नहीं सकता, चल सकता है, बट फिलहाल अभी वो सिनेरियो क्रिएट नहीं है जिसमें मैं अगर बेस्ट मेरे को पैसा लगाना हो तो मैं लगा दूं, वो सिनेरियो नहीं है। लेकिन लगा हुआ है तो क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और फ्रेश अगर मुझे लगाना है तो मेरे लिए डिप का वेट होना चाहिए, उसके बाद देखूंगा। और इसको मैंने एनएचपीसी के वीडियो में एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है कि जब भी ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकलते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या करते हैं वो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया एनएचपीसी के वीडियो में कि स्टॉक इस टाइप से रहता है मल्टी ईयर की रेंज में, फिर ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने के बाद वो करेक्ट जरूर होगा। नहीं होता है तो 10 में से 1 बार हो सकता है कि वो ना हो, 9 बार होता ही होता है, 10 में से 9 बार वो करेक्ट जरूर होगा। वहां पे चांस मिलता है, तब उसको देखा जाता है आने वाले 2-5 साल के लिए। जब आप एंट्री ले रहे हो उससे 2-5 साल के लिए आप वेट करो, शानदार रिटर्न्स वहां पे बनने की कैपेसिटी होती है। बट रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी खराब है, ये बहुत अच्छा है, राइड बनता है। और किस चीज के साथ बनता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप नेशनल एल्यूमिनियम की कहानी आपके समझ आई होगी। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, बट लुकिंग एट द अर्निंग्स हमें वो भी देखना होगा कि क्या फिगर निकल के आ रहे हैं, और ये भी समझना होगा कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अभी जाके हम कूद जाएं क्योंकि पूरी दुनिया कूद रही है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें से निकले क्योंकि चार्ट अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, ये भी हमें समझना होगा। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, सारा डाटा आपको वहां पे मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। और बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, सेंड वेब एनालिसिस डिटेल, आपको हमारी टीम डिटेल भेज देगी। या हमारी किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी बाय सेल की कोई सर्विस नहीं है, चार्ट स्कैनर है और चार्ट शेयरिंग की सर्विस है, और कोई भी हमारी बाय सेल की सर्विस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं या एसटीपी, वो आप देखिए, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट रिमेंबर, फेब और मार्च में थोड़ा सा चार्ट जो है वो हमारी तरफ से भी कम आएंगे, बिकॉज माहौल ही ऐसा रहने वाला है, उसकी उम्मीद मुझे लग रही है। और बाकी वेब एनालिसिस जो है उसकी जानकारी चाहिए तो ये सीखने के लिए अभी बेस्ट टाइम होगा, मार्च अप्रैल फेब के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि जो मंदी में सीखता है तेजी में वही कमाता है, और जो तेजी में सीखता है वो एक बार मंदी जरूर देख के जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।